हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का बैंक ऑडिट की एक और लाइव क्लास के अंदर। आज बच्चों हम क्या करने वाले हैं, एकदम प्यारी सी छोटी सी क्लास लगाएंगे और आज हम लोग बात करेंगे बच्चों अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए। हमने एडवांसेस जो है वो कल कंप्लीट कर लिए थे। आज बच्चों हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम, और जिसमें आएगा बच्चों इनकम। बैंक ऑडिट का चैप्टर अब बस ऑलमोस्ट अपनी आखिरी सांसें जो है वो ले रहा है, ऑलमोस्ट आखिरी सांसें ले रहा है। जस्ट आपकी आत्मा को और मेरी आत्मा को शांति मिल जाए, मैं आपको दिखा दूं कि बेटा हमारे पास अब एक इनकम वाली ऑडिटिंग बची है, और इनकम के बाद बच्चों हमारे पास जो है थोड़ा सा एक्सपेंसेस को लेके बातें बची, खत्म। ओके, तो बहुत आसान है, अभी बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल मत घबराइएगा। और मैं बहुत प्यारी सी छोटी सी क्लास लेने वाला हूं ताकि आप लोगों के ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस ना आए। आज का बच्चों हमारा टारगेट क्या है पढ़ने का, इधर देखिए। आज का हमारा टारगेट है ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम में हम लोग बात करेंगे इनकम की। इनकम में बच्चों आपको पहले पहले पेज पे सिर्फ ये बता रखा है कि भाई बैंक की इनकम किस किस तरह की हो सकती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इसको सिर्फ रीड कर लेंगे कि बैंक की इनकम किस किस तरीके की हो सकती है। हमारा मेन कंसर्न क्या रहेगा, हमारा मेन कंसर्न ये रहेगा कि भाई ऑडिट प्रोसीजर और अप्रोच क्या होगी इनकम के लिए। ऑडिट प्रोसीजर और अप्रोच क्या होगी इनकम के लिए, पहले बताइए ये बात समझ आती है। हम आज कर रहे हैं ऑडिट ऑफ रेवेन्यू या ऑडिट ऑफ इनकम बोल लीजिए। उसमें बच्चों सबसे पहले टॉपिक है भाई बैंक की इनकम हो कहां से सकती है, जैसे कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट अर्न्ड ऑन एडवांस बिल, इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट विद आरबीआई एंड अदर इंटरबैंक फंड्स, और उसके बाद बहुत सारे तरह की अदर इनकम बैंक की हो सकती है। ये आपने एक बार रीड करनी है, सारी जो नेचर ऑफ इनकम है एक बार रीड कर लीजिएगा, याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर फॉर इनकम। ये सारे पॉइंट्स बच्चों हमें याद रखने हैं। कहां तक मैं आपको बताता हूं, चिंता ना करें। यहां पे आप लोग मेरे साथ मार्क कर सकते हैं रिवर्सल ऑफ इनकम। रिवर्सल ऑफ इनकम एक अलग टॉपिक है, इसको हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास का हमारा टारगेट रहेगा कि इनकम को हम पूरी तरह से खत्म कर दें और एक्सपेंसेस को भी थोड़ा सा शुरू कर ले, और उसके नेक्स्ट टारगेट में हमारा टारगेट रहेगा कि एक्सपेंसेस को भी खत्म कर दें। तो आप देख सकते हैं मात्र 2 क्लासेस और आज की क्लास के बाद। डन, बोलिए ना। अच्छा जी, अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिखा रहा हूं, बुक में चलिएगा। पहला पॉइंट है ऑडिटर्स कंसर्न, दूसरा पॉइंट है आरबीआई डायरेक्शन, तीसरा पॉइंट है मटीरियलिटी, चौथा पॉइंट है रेवेन्यू सर्टेनिटी, अगला है रेवेन्यू अनसर्टेनिटी। सिर्फ आपकी जान पहचान बढ़वा रहा हूं इन पॉइंट से, ताकि जब हम पढ़ने लगे याद करने लगे तब आपको दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट आता है रीनेगोशिएशन। एनपीए वाला पॉइंट बच्चों आपके काम का नहीं है, आप इसको कट भी कर सकते हैं। क्यों, हमने इसको अलग से कवर कर लिया है, डोंट वरी एट ऑल, इसको आप कट कर दीजिए। एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटी, कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, आपको पहले से ही पता है, बिलीव में आपको पहले से पता है। बिल परचेज्ड, बिल फॉर कलेक्शन, राइट। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या, रीशेड्यूलिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स। इसको भी आप लोग कट कर दीजिए। क्यों, इसको प्लीज बुक में कट कर दीजिएगा, क्योंकि बेटा ये ऊपर रीनेगोशिएशन वाले से ही कहीं ना कहीं से उड़ के आ गया। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, जाओ जाओ जाओ। ये बिल्कुल ऊपर वाले से बच्चों कॉपी पेस्ट होके आ गया है, तो आप लोग इसको जो है कट कर सकते हैं। रीस्केड्यूलिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट को भी आप लोग कट कर सकते हैं। तो एक एनपीए उड़ा दीजिए और एक अपना रीस्केड्यूलिंग फॉर आउटस्टैंडिंग डेट आप लोग हटा दीजिए अपनी बुक के अंदर से। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। मैं एक बार फिर से बच्चों पूरी की पूरी भूमिका बना दूं। हम बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, एडवांसेस का ऑडिट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैंक की एक और इंपॉर्टेंट चीज का ऑडिट करने आ गए। बताओ कौन सी, जल्दी बताओ, बोलो, मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं तुम्हें। बैंक की इनकम का ऑडिट करने हम लोग अब आ चुके हैं। इज दैट क्लियर, बोलिए। तो हमें कुछ पॉइंटर्स बताए जा रहे हैं कि बैंक की इनकम का ऑडिट करते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है। तो मैं आपको बच्चों सारे पॉइंट्स याद करा दूंगा गारंटी के साथ। करेंगे आप लोग मेरे साथ याद, जल्दी बोलिए हाँ के ना। पहले हेडिंग हेडिंग याद करा दूं पक्का, या पहले थोड़ा बहुत समझाऊं, जो आप बोले। चलो पहले समझा देता हूं, एक आधा पॉइंट पहले समझाता हूं, फिर मैं आपको याद कराने ले चलूंगा जब आप थोड़ा सा थक जाओगे तब। सबसे पहला पॉइंट बच्चों इधर देखो, प्यारे से चार्ट बना दिए मैंने इन्हीं चीजों के। नंबर 1 पॉइंट क्या था, ऑडिटर्स कंसर्न। मेरे साथ बोलो बेटा, क्या, ऑडिटर्स कंसर्न। और ऑडिटर्स कंसर्न में कुछ है नहीं, खुश हो जाओ, नालायक है ये लोग। 3 असर्शन ऑडिटर का कंसर्न होगी। अच्छा इधर देखो बच्चों, हम इनकम का ऑडिट कर रहे हैं, इनकम के लिए यानी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के लिए मेनली क्या क्या हमारे पास जो है असर्शन होती है, ओ सी ए। तो ऑडिटर का कंसर्न क्या है कि भाई इनकम जो रिकॉर्ड हुई है वो इसी पीरियड से रिलेट करती है या नहीं करती है, और एक्चुअल ट्रांजैक्शंस के लिए है या नहीं। बोल दो हाँ के ना, बोल दो हाँ के ना। तो बेटा यहाँ पे कहीं ना कहीं ओ के साथ कट ऑफ भी तो कवर हो ही गया, पीरियड की बात हो गई
और सही में एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स की बात हो गई। पहले बताओ बात समझ आती है आप लोगों को? कम ऑन गाइस, आज ही असर्शंस रिवाइज करिए। असर्शंस याद है ना? इधर आओ। इनकम से थी ओ सी ए सी सी, ओ से होता था अकरेंस कि भाई एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुई हो और साथ साथ में एंटिटी से रिलेट करती हो। सी से होता था कंप्लीटनेस, कोई भी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। ए से होता था एक्यूरेसी, जिसे हम लोग मेजरमेंट भी बुला देते हैं। एक और सी से बच्चों हमारे पास क्या था? हमारे पास था कट ऑफ, और एक और सी से हमारे पास क्या था? क्लासिफिकेशन। याद आ रही है बातें? पक्का? वही तो कह रहे हैं कि भाई इनकम को लेके ऑडिटर का कंसर्न क्या है। मैं कहता हूं बच्चों, आप तो इससे ज्यादा लिख सकते थे। क्या आप ओसी एसीसी पूरा लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने 3 लिखी है, 4 कवर करी है, तो हम उन 4 से काम चला लेंगे। अक्रेंस हो गया, कट ऑफ हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, अमाउंट हो गया। क्या बोलोगे अक्रेंस में? इंश्योर इनकम रिकॉर्डेड फ्रॉम एक्चुअल ट्रांजेक्शन दैट टुक प्लेस विद इन द पीरियड एंड बिलोंग्स टू द बैंक। कम ऑन, एंड बिलोंग्स टू द बैंक। बोलो हाँ के ना? बात समझ आती है? दूसरा पॉइंट क्या बच्चों? कंप्लीटनेस। वेरीफाई नो अनरिकॉर्डेड इनकम एग्जिस्ट। ये वेरीफाई करो कि भाई कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम एग्जिस्ट ना करती हो, यानी सारी इनकम कंप्लीटली क्या होनी चाहिए? रिकॉर्ड होनी चाहिए। तीसरा, अमाउंट, कंफर्म इनकम इज रिकॉर्डेड एट द एप्रोप्रिएट अमाउंट। असर्शन बताना जरा चैट में कौन सी चेक हो गई बच्चों? ये असर्शन बताना चैट में कौन सी चेक हो गई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कम ऑन। यस, एक्यूरेसी की असर्शन चेक हो गई, बिल्कुल। वरुण नैयर तो डांट खाएगा, कह रहा वैल्यूएशन, दुष्ट पापी। एक्यूरेसी बाबू, एक्यूरेसी। आ जाओ। नहीं साहब, सिर्फ एक कह रहा है मटीरियलिटी की असर्शन चेक हो गई। शाबाश। मटीरियलिटी इज एन असर्शन। हाँ जी, इतना गलत कैसे हो सकता है वे? आ जाओ प्लीज, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ मुझे भाई, कौन सी असर्शन है? अमाउंट वाली। अमाउंट वाली असर्शन है बच्चों आपकी। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्यूरेसी की। ज्यादा मेजरमेंट बोल देते, मटीरियलिटी कैसे बोल दिया? एनीवेज, चलिए बच्चों, पहला पॉइंट क्लियर भी हो गया, ऑडिटर कंसर्न। पहला पॉइंट क्लियर भी हो गया बच्चों, क्या? ऑडिटर कंसर्न। आओ जरा दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। आरबीआई ने क्या डायरेक्शन दी है? ओम 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 ओम, शांति शांति शांति। आरबीआई कहता है, ध्यान से, अगर कोई भी आपकी इनकम है बच्चों, कोई भी इनकम से मेरा क्या मतलब है? अभी मैंने आपको दिखाया ना, बैंक की कितनी कितनी भांति भांति प्रकार की इनकम हो सकती है, राइट? तो बैंक, आरबीआई कहता है अगर कोई भी आपकी कैटेगरी ऑफ इनकम जो है वो 1% ऑफ टोटल इनकम से ज्यादा है ग्रॉस बेसिस पे। सर ये ग्रॉस बेसिस क्या होता है? विदाउट डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस बेटा, विदाउट डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस। अगर कोई भी आपकी इनकम 1% ऑफ टोटल इनकम से ज्यादा है ग्रॉस बेसिस पे, या फिर कोई भी आपकी इनकम 1% ऑफ नेट पीबीटी से ज्यादा है नेट बेसिस पे। नेट पीबीटी क्या होगा बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ओके, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऐसी इनकम्स को आप लोग एक्रूअल बेसिस पे जो है कंसिडर कर सकते हैं एज पर एएस 9। आप लोग एक्रूअल बेसिस पे कंसिडर कर सकते हैं एज पर एएस 9। अदर देन दीज इनकम्स, यानी कि बच्चों आप ध्यान समझ सकते हो, मुझे वर्ड बताना। आरबीआई खुद बोल रहा है कि कोई इनकम अगर 1% से ऊपर है तो वो इनकम कैसी है? वो इनकम कैसी है? वेरी गुड हिमांशु। राधिका, इस बार हिमांशु ने जल्दी लिखा है। हाँ जी, तो याद रखें कि वो इनकम है मटीरियल। आरबीआई कहता है अदर देन मटीरियल इनकम, अदर देन मटीरियल इनकम कैसे कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज व्हेन रिसीव्ड। हाँ जी, अदर देन मटीरियल इनकम बैंक कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है? रिकॉग्नाइज व्हेन रिसीव्ड। मटीरियल इनकम अक्रूवल बेसिस पे, अदर देन मटीरियल इनकम कौन से बेसिस पे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो बेटा। रियलाइजेशन बेसिस पे। और अगर कोई बैंक नॉन मटीरियल इनकम को रियलाइज बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर रहा है तो मुझे बताइए क्या ऑडिटर को क्वालिफाई करना चाहिए? नहीं, आरबीआई ने गाइडलाइन दी है कि सिर्फ मटीरियल इनकम को एक्रूअल बेसिस पे करें, अदर देन मटीरियल इनकम को आप रियलाइज बेसिस पे भी कर लीजिए, और ऑडिटर को बोल देंगे आपको इसको क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, बोल दो, 2 पॉइंट कवर होते हैं हमारे। जब जो लग जाए ना कि थक गए हो सर, आप जरा ब्रेक ले लो सर, मुझे बता देना बेटा। आज हम बिल्कुल एकदम स्लो सोच लेंगे, एक ही टॉपिक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ेंगे, घोट के याद करेंगे, समझ के भी चलेंगे। 2 पॉइंट क्लियर होते हैं सबको? 2 पॉइंट क्लियर होते हैं सबको? पहला पॉइंट क्या था बच्चों? कंसर्न। दूसरा पॉइंट क्या था? आरबीआई डायरेक्शन। और तीसरा पॉइंट भी कवर हो गया, अदर देन मटीरियल इनकम। रिकॉग्नाइज, कम ऑन, रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन रिसीव्ड। डन। एन ऑडिटर नीड नॉट क्वालिफाई द रिपोर्ट बिकॉज ऑफ दिस। बहुत बढ़िया। रेवेन्यू सर्टेनिटी, इधर देखो बच्चों, इधर देखो प्लीज 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 प्लीज। सिर्फ जनरल गाइडलाइंस और कुछ नहीं है।
कह रहे हैं कि भाई अक्रूवल इनकम आप लोग तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट इट्स कलेक्शन। एग्जांपल देखो, इधर देखो, इधर देखो। एक बैंक ने एडवांस दे रखा है, राइट, और आपको बैंक को कुछ ऐसी बातें पता है कि भाई शक हो रहा है कि ये पेमेंट करेगा ही नहीं, इसका अमाउंट ड्यू होते ही डिफॉल्ट होने वाला है। क्या बच्चों आपको उसे एक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए? आंसर इज नो। बिकॉज बच्चों आपको अगर पता है कि इस अकाउंट में प्रॉब्लम है, देन इट इज अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट द कलेक्शन। If you know that there is a problem in an account, it is unreasonable to expect the what? Collection. And when it is unreasonable to expect the collection, you cannot follow accrual basis. अंग्रेजी का खेल है और कुछ नहीं। जब आपको लग रहा है कि भैया पैसे नहीं दे पाएगा, अक्रूवल पे आप लोग क्या नहीं करोगे? रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। आप बोलोगे सर ये कैसी बातें करो जो आपको लग रहा है? बेटा टेक्निकली बोल देता हूं, जजमेंट। तो अगर बैंक के पास देयर इज सम बेसिस कि भाई ये जो है कलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है इस वाले अकाउंट से, तो उस अकाउंट की इनकम रिकॉग्नाइज अक्रूवल बेसिस पे हम लोग नहीं करेंगे। सिंपल बात। देखो अब इसको पढ़ो। एसेंशियल कंडीशन फॉर अक्रूवल ऑफ इनकम, कहते हैं अक्रूवल बेसिस पे इनकम हम लोग तभी जो है रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, हम इनकम अक्रूव तभी मानेंगे जब कोई भी शुड नॉट बी अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट द कलेक्शन। यानी उसकी कलेक्शन एक्सपेक्ट करना हमारे रीजनेबल होना चाहिए। इट शुड बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट द कलेक्शन, मतलब हमारे पास कोई ऐसा फैक्ट नहीं पता जिससे हमें ये लगे कि भैया ये पैसे देगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो हम इनकम को अक्रू तब मानते हैं जब ये अनरीजनेबल नहीं हो, जब कलेक्शन एक्सपेक्ट करना अनरीजनेबल नहीं होगा। ओके, सो इसको चार्ट बना दो। हाँ जी, कलेक्शन एक्सपेक्टेशन अनरीजनेबल, नॉट अनरीजनेबल एंड अनरीजनेबल। बताइए, जब नॉट अनरीजनेबल है तो बेटा क्या मैं इनकम को अक्रूवल मान लूं? हाँ मान लो। और जब अनरीजनेबल लग रहा है कलेक्शन एक्सपेक्टेशन, तो बेटा मैं उसको अक्रू मानूंगा ही नहीं। इसका मतलब इनकम को रिकॉग्नाइज ही नहीं करूंगा। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ये सब आरबीआई की गाइडलाइन पढ़ रहे हैं हम लोग। आरबीआई बड़े बड़े सर्कुलर निकालता है, राइट, और फिर कोई नहीं मानता है तो नोटिस भेज देता है, कल से बिजनेस बंद। राइट, बोल दो हाँ कहना। आ जाओ जी प्लीज। रेवेन्यू सर्टेनिटी, रेवेन्यू, अच्छा एक, अब ये देखो सब कुछ सही चल रहा था, बढ़िया हम लोग पढ़ रहे हैं, अचानक से बीच में एक पटाखा, इंटरेस्ट इनकम ऑन एडवांसेस ऑटो जनरेटेड इन सीबीएस है। कुछ नहीं है, बैंक का एक सॉफ्टवेयर होता है, कोर बैंकिंग सिस्टम। बच्चों बैंक के पास एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है, अचानक से आपको आउट ऑफ नो वेयर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आपको पता है जो बैंक का सॉफ्टवेयर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज कर लेता है। फिर बैंक को देखना है कि वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। मतलब आउट ऑफ नो वेयर आपके पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया, आप सोचो मैं क्या करूं इसका? खुद करो बेटा, बस एग्जाम में लिख के आएंगे, चिंता मत करो। ओके, रेवेन्यू अनसर्टेनिटी, इधर देखो, रेवेन्यू अनसर्टेनिटी, इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई साहब आपने एनपीए पे, एनपीए तो आपको पता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 90 डेज वाला रूल याद है, आउट ऑफ ऑर्डर वाला याद है, बिल्स कलेक्शन बिल्स परचेज वाला रूल याद है। हाँ, एनपीए, अगर आपका कोई एनपीए है, आप उस पर तब तक आप लोग इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब जब तक रियलाइज नहीं हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, एनपीए पे इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होती है? रियलाइजेशन बेसिस पे। ओके, क्यों? वहां पे क्या है? रेवेन्यू अनसर्टेनिटी। अपॉन फर्स्ट एनपीए क्लासिफिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इधर देखिएगा। देखिए, आपका एक अकाउंट था, उसमें आपको 90 डेज तक जो है वो कोई भी पैसे नहीं दिए, कैश क्रेडिट लिमिट थी, या आप ऐसा समझ लीजिए टर्म लोन था, 90 डेज तक ओवरड्यू रहा, 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू रहा, लेकिन आप उसका हमेशा अक्रू की एंट्री पास करते हुए आ रहे थे कि हाँ भाई इंटरेस्ट अक्रू हो गया, ड्यू भी हो गया। आपने उसकी इनकम रिकॉग्नाइज कर ली थी 3 महीने की। पहले बताइए बात समझ आती है? फिर बच्चों बन गया एनपीए। ये वो इनकम है, जरा ध्यान से देखना, ये वो इनकम है जो आपने रिकॉग्नाइज कर ली है लेकिन बच्चों रिसीव नहीं हुई है और एसेट एनपीए बन गया है। पहले ये बात बताइए मुझे, ये बात समझ में आती है? आपका एक अकाउंट था, टर्म लोन दे रखा था, आप बैंक को आपने टर्म लोन दे रखा था, उस टर्म लोन वाले ने इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट देनी बंद कर दी है। पहला महीना गया, आपने तो अपनी बुक्स में एंट्री करी होगी ना कि भाई इंटरेस्ट आना है मुझे इतना। दूसरे महीने भी आपने एंट्री कर दी, तीसरे महीने भी आपने एंट्री कर दी, लेकिन 90 डेज से ऊपर होते ही वो क्या बन गया? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। एनपीए बन गया। इतनी बात क्लियर है? ये स्टोरी बना पा रहे हो माइंड में? अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जैसे ही वो एनपीए क्लासिफाई हो जाए कोई एसेट, आपने क्या करना है?
जो भी प्रीवियसली अक्रू बट अनरियलाइज इंटरेस्ट था उसे आपने क्या करना है, रिवर्स करना है, या फिर आप उसका प्रोविजन बना देंगे। इन शॉर्ट, ये जो 3 महीने का बच्चों इंटरेस्ट आपने रिकॉग्नाइज कर रखा होगा अपनी इनकम में अक्रूवल बेसिस पे, आप उसे क्या करेंगे, कम ऑन क्या करेंगे, उसे आप रिवर्स करेंगे। क्यों? आरबीआई की गाइडलाइन है, सिंपल सी बात है, आपका कोई भी एसेट है जिससे आपको इंटरेस्ट आ रहा था, आप एक्रूअल बेसिस पे करते जाओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जिस दिन वो एनपीए बन गया तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ जो अक्रू हुआ था, ड्यू हुआ था, लेकिन रिसीव नहीं हुआ था, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ जाएगा। डन? बोलिए सर ये सब हम लिखेंगे कैसे? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ना। इधर देखो, दिस पॉलिसी ऑल्सो अप्लाई टू द अकाउंट्स विद गवर्नमेंट गारंटी। अब आप चिल्लाओगे नहीं सर गवर्नमेंट गारंटी में तो कुछ और था। याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी द्वारा बैक्ड अगर कोई एसेट है उसे एनपीए नहीं मानेंगे, लेकिन उससे इनकम रिकॉग्नाइज करना तो बंद कर देंगे। कमाल ऐसा और एनपीए नहीं मानना था, याद कर लो बेटा, बोलो हाँ के ना। लेकिन उससे इनकम रिकॉग्नाइज करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट का सवाल ही नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वाले तो भाई एनपीए मान लिया था हमने। याद आ रहा है आपको? कम ऑन बोल दो हाँ के ना, आ जाओ। जस्ट इन केस अगर बच्चे याद नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करते हैं बच्चों, हम लोग ढूंढ लेते हैं और बता देते हैं। ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस वेयर द गारंटी इज नॉट इन्वोक्ड और रेपुडिएटेड would be classified as a standard asset but regarded as NPA for income recognition purpose। याद रखना कि हम लोग भाई साहब उसे NPA नहीं मान रहे थे, स्टैंडर्ड एसेट मान के चल रहे थे एसेट क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन के लिए तो हम बच्चों उसको NPA मान लेंगे, यानी उसको हम इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? और साथ साथ में क्या कह रहे हैं कि अगर आपने कोई इनकम जो है रिकॉग्नाइज कर ली थी एक्रू या ड्यू बेसिस पे, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, जो रियलाइज नहीं हुई रिवर्स करना पड़ेगा। पहले बताइए यहां तक की कहानी क्लियर होती है? ये सारे पॉइंट्स बच्चों आपको क्लियर होते हैं? याद मैं करा दूंगा, चिंता मत करो। समझने में भी आपको बच्चों मेरे हिसाब से 82-95% के आसपास क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले पॉइंट में 100% क्लैरिटी से बताएं ऑडिटर का क्या कंसर्न होगा। भाई 4-5 सेशन लिख के आ जाना, OCACC। ऑडिटर का पहला कंसर्न है कि भाई ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुई, ये ट्रांजैक्शन बैंक की थी, ये ट्रांजैक्शन जितनी भी हुई है वो सारी रिकॉर्ड हुई हो, कम ऑन बोल दो हाँ के ना, सारी सही अमाउंट पे रिकॉर्ड हुई हो, सारी सही पीरियड में रिकॉर्ड हुई हो। ये तो आंख बंद करके हमारे बच्चे लिख सकते हैं, क्योंकि उनकी असर्शंस पे कमांड है। दूसरा पॉइंट क्या था, आरबीआई की डायरेक्शन, खून का घूंट पियो और बेटा बस हाँ आरबीआई ने बोला है अगर आपकी कोई भी इनकम जो है वो 1% ऑफ द टोटल इनकम से ऊपर है, अगर ग्रॉस बेसिस पे, या 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस से ऊपर है नेट बेसिस पे, तो बेटा आप उसको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे। और जो अदर देन मटेरियल इनकम है, यानी इन इनकम को छोड़ के, उसे आप रियलाइज बेसिस पे भी जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन उस पर ऑडिटर आपकी रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करेगा। स्मूथ। आ जाओ, नेक्स्ट क्या था, रेवेन्यू सर्टेनिटी। याद रखें बच्चों, याद रखें, रेवेन्यू सर्टेनिटी आपको आपकी एसेंशियल कंडीशन है। हम कब मानेंगे इनकम एक्रू हो जाती है, when it should not be unreasonable to expect what collection, when it should not be unreasonable to expect the collection। अगर कलेक्शन ही अनरीजनेबल लग रहा है तो बेटा मैं बोलूंगा कि आप फिर एक काम करें, ये आपकी इनकम अभी एक्रू नहीं हुई है, इसे रिकॉग्नाइज ना करें। अच्छा जी, फिर ये जबरदस्ती का पॉइंट, इंटरेस्ट इनकम ऑन एडवांसेस इज ऑटो जनरेटेड इन सीबीएस। फिर बैंक को टेक केयर करना है कि भाई हमें उसे रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो अपने आप आपको इंटरेस्ट निकाल के दे देगा। अच्छा, रेवेन्यू अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। रेवेन्यू अनसर्टेनिटी याद रखें बच्चों, एनपीए पे तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक रियलाइज नहीं होगी। जब एनपीए क्लासिफाई हो गया, जब एनपीए क्लासिफाई हो गया तो कोई ऐसी इनकम थी जो पहले अक्रू हो रखी थी, आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये पॉलिसी सब पे है, चाहे वो गवर्नमेंट गारंटी वाले ही अकाउंट्स क्यों ना हो। बताइए यहां तक क्लैरिटी है सबको? एवरीवन, बहुत बढ़िया। बस जैसा पेशेंस बच्चों भी आपने दिखाए, और 15 मिनट आपसे लूंगा, ऐसे पेशेंस दिखाइए और फिर आपको बच्चों कल वाली क्लास के पॉइंट्स, आज वाली क्लास के पॉइंट्स सब के सब याद करा दूंगा। ओके, आ जाओ, बस बस आखिरी 15 मिनट है, आखिरी 15 मिनट बच्चों। हाँ हाँ देख लो, सहेली देख लो, घड़ी देख लो, इसने घड़ी देख ली, अब मैंने घड़ी देख ली है। अब अगर ये 15 मिनट से ऊपर गया तो बताऊंगी इसको। इधर देखो, रीनेगोशिएशन बच्चों, रीनेगोशिएशन। इधर देखो, ये क्या होता है रीनेगोशिएशन? आपने लोन लिया, लोन वापस नहीं कर पा रहे थे, बैंक के पास चले गए, बैंक देख लो कुछ हो जाए, कुछ लोन का पीरियड बढ़ा दो, इंटरेस्ट घटा दो, इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर दो, दिस इज रीनेगोशिएशन। अब बैंक भाई हमारी चाची का लड़का तो है नहीं, वो रीनेगोशिएशन करेगा और साथ में क्या मांग लेगा, थोड़ी सी फीस, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, तो आपने फीस कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, एक्रूअल बेसिस फॉर फीस एंड कमीशन। रिकॉग्नाइज अर्निंग फ्रॉम रीनेगोशिएटेड और रीशेड्यूल्ड डेट्स ओवर द क्रेडिट एक्सटेंशन पीरियड।
तो जो आपने फीस चार्ज करी है इसके लिए उसको आप क्रेडिट एक्सटेंशन पीरियड से डिवाइड कर दीजिए, कितने समय का आपने क्रेडिट बढ़ाया है, और वहीं पे आप लोग रिकॉग्नाइज कीजिए। यानी आप उसे सिर्फ और सिर्फ एक बार की फीस मत मानिए, आप उसे क्रेडिट पीरियड से डिवाइड कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। आ जाओ जी। तो रिकॉग्नाइज अर्निंग फ्रॉम रीनेगोशिएटेड और रीस्केड्यूल्ड डेट ओवर द क्रेडिट एक्सटेंशन पीरियड। लो जी, फिर जबरदस्ती की बात, ऑडिट प्रोसीजर। आउट ऑफ नोवेयर ऑडिटर क्या करेगा, टेस्ट चेक करेगा जी इंटरेस्ट अर्न को। भाई वो तो करेगा, इंटरेस्ट अर्न को टेस्ट चेक करेगा, मतलब कुछ सैंपल एंट्रीज उठाएगा और चेक करेगा कि ये ढंग से रिकॉग्नाइज है या नहीं। वेरीफाई फीस एंड कमीशन फ्रॉम बिल्स कलेक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। इनसे जो फीस आई होगी इनको भी टेस्ट चेक करेगा, मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल करेगा, मतलब इन ट्रांजेक्शन्स को AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन से चेक करके इनके लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। ओके, ये दो जबरदस्ती के पॉइंट है, आउट ऑफ नोवेयर आ रहे हैं, डोंट वरी। याद रखें, जो आपकी फीस और कमीशन आ रही है रीनेगोशिएटेड डेट से, वो बेटा क्या वन टाइम रिकॉग्नाइज हो जाएगी? नहीं, उसे आपने रिकॉग्नाइज करना है ओवर दी क्रेडिट एक्सटेंशन पीरियड, ओवर दी क्रेडिट एक्सटेंशन पीरियड। अच्छा जी, लीजिए एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटी आपने पढ़ा हुआ है, याद करो। एफडी के अगेंस्ट लोन लिया था, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, इनके अगेंस्ट जब आप लोग लोन लेते हैं उन्हें एनपीए हम तब तक नहीं मानते जब तक क्या होता है, एडिक्वेट मार्जिन। ये वर्ड वहां पे मैंने यूज किया हुआ है। हाँ जी, जब तक आपके पास क्या होता है, कम ऑन टेल मी एवरीवन, एडिक्वेट मार्जिन। याद आ रही है बातें, बोल दो। अच्छा, यहाँ पे इनके बारे में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है देखो जी, इनकी आप इनकम काउंट करते रहेंगे ऑन द ड्यू डेट प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट्स। ना इनको वहां एनपीए माना था, ना इनको यहाँ इनकम के लिए हम लोग एनपीए मान रहे हैं। यानी इनसे हम लोग हमेशा इनकम जो है वो काउंट करते रहेंगे जब तक हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एडिक्वेट मार्जिन पड़ा हुआ है। सर व्हाट डू मीन बाय एडिक्वेट मार्जिन? देखो लेमैन भाषा में, जितने का लोन है उससे ज्यादा की सिक्योरिटी अगर आपके पास है, टर्म डिपॉजिट के रूप में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में, इंदिरा विकास पत्र के रूप में, किसान विकास पत्र के रूप में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसे एनपीए भी मत मानिए और इसकी इनकम को भी आप लोग ड्यूली रिकॉग्नाइज करते रहिए। आप मतलब कौन? बैंक। आ जाओ जी, 2 पॉइंट और बचे हैं, 15 मिनट मांगे थे, ये तो बेटा 10 में निपट गए। आ जाओ, बिल परचेज एंड बिल फॉर कलेक्शन। बिल परचेज एंड बिल फॉर कलेक्शन, जरा ध्यान से देखिएगा एवरीवन, प्लीज फोकस बच्चों, प्लीज फोकस। बिल परचेज क्या होता है? आपने किसी को सेल करी 1 लाख रुपए की, पैसे आपको अभी चाहिए, आप बैंक के पास आ गए कि बैंक हमको पैसे दे दो। मान लो मैं बैंक हूं, मैंने बोला लाओ कितने का बिल है, आपने बोला 1 लाख का, मैं 90,000 दूंगा। आपने बोला ठीक है, 10,000 रुपए बच्चों मेरी क्या रिकॉग्नाइज कर ली मैंने, इनकम। बोलो हाँ के ना। लेकिन इस इनकम में गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ हो सकती है? क्या पता बच्चों ये बिल 6 महीने के बाद पेबल हो? बोल दो हाँ के ना। तो कुछ इनकम आपकी 1 ईयर से रिलेट करती हो और कुछ इनकम आपकी दूसरे ईयर से रिलेट करती हो। इज दिस पॉसिबल? तो पहला पॉइंट तो यही है, कट ऑफ असर्शन चेक हो जानी चाहिए भाई। आपका जो भी डिस्काउंट है वो अपोर्शन होना चाहिए बिटवीन द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। कम ऑन, यस और नो? बोल दो। जो इस ईयर से रिलेट करता है वो इसमें आए, जो अगले ईयर से रिलेट करता है वो उसमें आए। ये बात समझ आती है? बोल दो। डिस्काउंट शुड बी अपोर्शन अक्रॉस दी रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। बोल दो, कम ऑन, यस और नो? अच्छा, अगला पॉइंट देखिएगा बच्चों, अगला पॉइंट ये आपके लिए होमवर्क है, अपने अकाउंट्स वाले सर को थोड़ा सा परेशान कीजिएगा, बता देंगे वो, मुझे पूरा विश्वास है। डिस्काउंट रिलेटिंग टू द पीरियड बियॉन्ड द ईयर एंड क्लासिफाइड एज अदर लायबिलिटी। मैं बता देता हूं आप लोगों को। मान लो बच्चों ये एक पीरियड था बिल का, लेट अस से 6 मंथ, यहां पे ईयर एंड हो रहा था लेट अस से 31 मार्च। ये 2 महीने हैं और ये 4 महीने हैं, राइट। आपका टोटल डिस्काउंट था लेट अस से 60,000 रुपए का, तो आपने 20,000 तो यहां पे रिकॉग्नाइज कर लिया, 20,000 तो आपने यहां पे रिकॉग्नाइज कर लिया, और 40,000 जो है आप लोग अदर लाइबिलिटीज में शो कर देंगे। बैंक को बोला जा रहा है कि 40,000 आप लोग अदर लाइबिलिटी में शो कर देना। मैं आपको बच्चों एक चैलेंज क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये जो 40,000 बचा हुआ डिस्काउंट है ये बैंक अदर लाइबिलिटी में क्यों शो कर रहा है। मुझे आप इसके अकाउंटिंग एक्सप्लेनेशन लाके देंगे। आप समझे मैंने क्या बोला? पहले बताओ, समझ आया क्या हुआ? आपने एक बिल डिस्काउंट किया था, 60,000 की आपकी उस पर टोटल इनकम थी, 60,000 में से 20,000 आपके करंट ईयर से रिलेट करते थे, वो आपने करंट ईयर में एज अ इनकम रिकॉग्नाइज कर ली। कम ऑन, कम ऑन, बच गया कितना? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए आप अपनी अदर लाइबिलिटी में ले जाओ, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप मुझे बताएंगे क्यों कह रहे हैं, अभी मत बताइएगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए, डोंट फॉरगेट ऑल। मुझे पता है आपके अंदर बहुत सारा एक सैलाब सा आ गया होगा, मैंने आपके अंदर के अकाउंटेंट को चैलेंज कर दिया है ना, तो कोई बात नहीं, उस सैलाब को जरा संभाल के रखिए। आगे चलते हैं अभी के लिए। बिल परचेज बच्चों पहला पॉइंट क्या है?
बिल परचेज पे पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट बिल परचेज पे ये है कि देखो भाई, जो भी आपका डिस्काउंट है बिल परचेज पे वो प्रॉपरली अपोर्शन होना चाहिए करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में। ये बात समझ आती है? दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जो आपका डिस्काउंट रिलेट करता है फ्यूचर पीरियड से, यानी करंट पीरियड से रिलेट नहीं करता है, इट शुड बी शोन एज, कम ऑन, इट शुड बी शोन एज व्हाट? अदर लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? अच्छा, थर्ड पॉइंट बच्चों क्या आता है, और लॉजिक के साथ बात करना बच्चों इस पे, अदर लायबिलिटी पे। वो बच्चों वाले लॉजिक में दिन लग जाना मुझे, क्लास 11th वाले, थोड़ा सा सोचना समझना, और हो सके तो अपने अकाउंट्स वाले सर से भी डिस्कस करना कि सर ये कहां पे शो होगा, मजा आएगा। आ जाओ। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन रीडिस्काउंटेड बिल। सर ये तो बहुत हैवी हो रहा है। नहीं, कोई हैवी नहीं हो रहा है। इधर देखो, इधर देखो, ए ने एक बैंक को बिल दिया, बहुत सिंपल सिंपल रखेंगे, 1 लाख का बिल था, बैंक ने उसे डिस्काउंट कर दिया 90,000 पे, बैंक की इनकम हुई 10,000। बैंक ए ने इसको बैंक बी को दोबारा रीडिस्काउंट करवा लिया। करवा सकता है क्या बैंक? कम ऑन, यस और नो? बोल दो हाँ के ना। देखो क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट डिस्काउंट पेड ऑन रीडिस्काउंटेड बिल। तो बैंक ए ने ये बिल बैंक बी से रीडिस्काउंट कर लिया। बैंक ए ने बोला मुझे भी पैसे की जरूरत है, मैं ये बिल आगे जाके भेज देता हूं, और बैंक ने ये बिल आगे जाके भेज दिया। हेलो, कितने में बेचा? लेटेस्ट से बैंक ने बोला भाई 92,000 ले लेता हूं मैं, बात खत्म। बैंक ने अपने 2,000 रुपए कमा लिए। अभी बैंक भी देखेगा जो देखेगा। पॉइंट ये है कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आरबीआई क्या सजेस्ट कर रहा है, इधर देखो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट और डिस्काउंट पेड ऑन रीडिस्काउंटेड बिल। यहां बच्चों इसने 2,000 रुपए का एक तरीके से इंटरेस्ट पे किया, बैंक ए ने बैंक बी को 2,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करेगा। कम ऑन, यही बात हो रही है यहाँ पे। आ जाओ। मस्ट नॉट ऑफसेट द डिस्काउंट अर्न ऑन द बिल डिस्काउंट। कहने का मतलब यह है कि आप इस 10,000 को अलग दिखाएंगे, इस 2,000 को अलग दिखाएंगे, आप नेट करके 8,000 जो है वो नहीं दिखा सकते। बताइए, बात समझ आई? आप 10,000 जो आप कमा रहे हैं उसे अलग दिखाइए, जो 2,000 आपका खर्चा उसे अलग दिखाइए, आप नेट इनकम बिल पे 8,000 नहीं दिखा सकते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। आ जाओ। सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? बेटा सिंपली ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऑडिट अप्रोच बताओ बिल परचेज के लिए, ऑडिट अप्रोच बताओ बिल परचेज के लिए, और 3 पॉइंट आपको लिख के आने पड़ेंगे। कौन कौन से 3 पॉइंट? नंबर 1, एक तो भाई साहब जो डिस्काउंट और बिल परचेज है ईयर एंड पे, वो क्लियरली डिवाइडेड होना चाहिए रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड्स के बीच में। जो डिस्काउंट फ्यूचर पीरियड से रिलेट करता है, जो डिस्काउंट फ्यूचर पीरियड से रिलेट करता है, इट शुड बी शोन एज अदर लायबिलिटी। और साथ साथ में आपको ये बताना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट आपने रीडिस्काउंटेड बिल्स पे किया है बैंक ए ने बैंक बी को, वो ऑफसेट करके नहीं दिखाना है। इट मस्ट नॉट बी ऑफसेट द डिस्काउंट अर्न ऑन द बिल्स डिस्काउंटेड। इज दैट क्लियर? बोलिए। लीजिए, ये हो गया बच्चों हमारा बिल परचेज। अब आ गया हमारे पास एक और, बिल फॉर कलेक्शन। सर ये क्या रायता होता है? वैसे तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए आपसे कि आपने सुना होगा बिल्स फॉर कलेक्शन। आपने बिल्स कलेक्शन की सर्विस ली है बैंक की, प्रैक्टिकली कभी आपने शायद ऐसा देखा ना हो, आपने बैंक को बिल दिए कि मेरे ब्याज पे कलेक्ट कर लीजिएगा, राइट? तो अब उसको लेके क्या बोला जा रहा है, हमें ये इस बात को ऑडिट करना है कि हाउ एंड व्हेन कस्टमर आर क्रेडिटेड फॉर द कलेक्टेड बिल्स। इधर देखो क्या कह रहे हैं आपसे, क्या कह रहे हैं बच्चों आपसे। ये है ए, ये है बैंक, बैंक ने ए ने बैंक को अपना एक बिल दिया कि आप मेरे बिहाफ पे इसे कलेक्ट कर लेना मेरे कस्टमर से, राइट? अब बैंक क्या करेगा, बिल कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद ए के अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, राइट? और बीच में मैं छोटी सी क्या रखने वाला है, कमीशन, चार्जेस एक्सेट्रा, राइट? ट्रांजैक्शन क्लियर है। ए ने अपना बिल बैंक को पकड़ा है कि आप मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर लीजिएगा, और भाई साहब बैंक जो है कस्टमर से कलेक्ट करके लाएगा, और कलेक्ट करके जो है क्या कर देगा, एक अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। अब ऑडिटर का रोल कहां पे आ रहा है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई कस्टमर का अकाउंट कब क्रेडिट होता है। अब आरबीआई ने गाइडलाइन दे रखी है कि भाई क्रेडिट तभी होना चाहिए जब एक्चुअल कलेक्शन हो जाए बैंक या उसके एजेंट द्वारा, और साथ साथ में ब्रांच को अपनी यानी बैंक को अपनी कमीशन भी रिकॉग्नाइज कर लेनी चाहिए जैसे वो क्या करता है, बिल कलेक्ट कर लेता है, राइट? तो क्रेडिट भी कलेक्शन पे और अपनी इनकम की रिकॉग्निशन भी कलेक्शन पे। रियल लाइफ में बच्चों आप देखेंगे इन चीजों पे भाई साहब 10-10, 15-15 पेजेस लिखे होंगे। हमें आई से 3-3 लाइन पढ़ने को बोल रहा है, हम खुश नसीब हैं कि 3 लाइन पढ़ने को बोल रहा है। मैं आपको ये सारी चीजें याद करा दूंगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। बताइए, मैंने 15 मिनट बोले थे बच्चों, देख लो कहीं ज्यादा तो नहीं हो गए, सहेली चेक कर लो। ये हमारा बच्चों इनकम का कॉन्सेप्ट जो है, मेन कॉन्सेप्ट इनकम का यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऑडिट अप्रोच टुवर्ड्स द इनकम। एक बार मैं आपको सारे पॉइंट्स दिखा देता हूं, फिर मैं आपको सारे पॉइंट्स याद भी करा दूंगा। पहले जरा देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एवरीवन एवरीवन प्लीज। सबसे पहले ऑडिटर्स कंसर्न। आई होप किसी को इस पे कोई कंसर्न नहीं है। दिस इज द लीस्ट कंसर्न पॉइंट बेटा। इसमें असर्शंस लिखनी है, आप लोग दिल खोल के लिख के आ सकते हो। आरबीआई डायरेक्शन, शांति से
कोई भी इनकम अगर 1% ऑफ द टोटल इनकम ग्रॉस बेसिस पे, 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट बेसिस पे अगर इंक्रीज करती है तो बेटा उस इनकम को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना है। अदर देन दी मटेरियल इनकम आप लोग जो है वो रियलाइज बेसिस पे भी रिकॉग्नाइज व्हेन रिसीव्ड, और साथ साथ में ऑडिटर इसके लिए आपकी रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करेगा। आ जाओ। देन रेवेन्यू सर्टेनिटी एसेंशियल कंडीशन क्या है? इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट द कलेक्शन। अगर कलेक्शन की एक्सपेक्टेशन ही अनरीजनेबल हो रही है तो भाई साहब अनसर्टेनिटी नहीं है, याद रखिएगा। सॉरी, सर्टेनिटी नहीं है, याद रखिएगा बच्चों। रेवेन्यू सर्टेनिटी कब होती है? व्हेन इट इज नॉट अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट द कलेक्शन। फिर जबरदस्ती की बात, इंटरेस्ट इनकम ऑन एडवांस इज ऑटो जनरेटेड इन द बैंक सॉफ्टवेयर, राइट। अच्छा, रेवेन्यू अनसर्टेनिटी याद रखिए, एनपीए पे हम लोग तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक मेरे साथ, जब तक रियलाइज ना हो जाए। एनपीए पे तब तक इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक रियलाइज ना हो जाए। अच्छा जी, जब फर्स्ट टाइम एनपीए क्लासिफिकेशन होती है तो याद रखें कोई भी अमाउंट जो अक्रू हो रखा है और अनरियलाइज नहीं हुआ है, आपको उसे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। क्या ये बात गवर्नमेंट गारंटेड अकाउंट्स पे भी एप्लीकेबल होगी? आंसर इज यस, सही एप्लीकेबल होगी। याद रखना, एसेट क्लासिफिकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी वाले अकाउंट्स को हम लोग एनपीए नहीं मानते हैं, लेकिन इनकम क्लासिफिकेशन के लिए या आई शुड से इनकम रिकॉग्निशन के लिए हम उनको भी एनपीए मान लेते हैं। इज दैट क्लियर? बोल दो आ जाओ जी। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या था? रीनेगोशिएशन। जो भी आपकी फीस बनती है बच्चों, किसके ऊपर? रीस्केड्यूल्ड डेट्स के ऊपर। उनको आप कैसे रिकॉग्नाइज करने वाले हैं? ओवर द क्रेडिट एक्सटेंशन पीरियड। ये है इसका की लाइन, ओवर द क्रेडिट एक्सटेंशन पीरियड। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन बोलो हाँ के ना। अच्छा जी, देन ऑडिट प्रोसीजर जबरदस्ती के हैं। इंटरेस्ट को टेस्ट चेक कर लो, फीस कमीशन और बिल, फीस एंड कमीशन फ्रॉम बिल कलेक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी को आप लोग क्या कर लो? वेरीफाई कर लो। व्हाट डू आई मीन बाय वेरीफाई? यानी इनके ऊपर टेस्ट ऑफ डिटेल लगा लो, यानी इनके ऊपर AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन करके ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर लो कि भाई ये सब चीजें ढंग से रिकॉर्ड अकाउंट फॉर करी जा रही है या नहीं। आ जाओ जी। एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटी, वेरी इजी। इनको भी बच्चों हम लोग इनकम रिकॉग्नाइज करते रहेंगे जब तक हमारे पास क्या है? एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है। डन, बोलिए। तो इंटरेस्ट ऑन द एडवांसेस जो इन चीजों के अगेंस्ट लिए गए हैं मे बी टेकन टू द इनकम अकाउंट ऑन द ड्यू डेट जब तक एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है। आ जाओ। बिल परचेज, तो जो भी आपने बिल परचेज करे उन पे जो डिस्काउंट है वो प्रॉपरली अपोर्शन होना चाहिए करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड्स के बीच में, और जो फ्यूचर पीरियड से रिलेट करता है दैट शुड बी शोन एज व्हाट? अदर लायबिलिटी। अच्छा जी, फिर अगर आपने बिल्स को आगे रीडिस्काउंट किया है, किसी बिल परचेज को करके आगे रीडिस्काउंट किया है, तो याद रखिए हमने उसके इंटरेस्ट को सेट ऑफ नहीं करके दिखाना है। मस्ट नॉट ऑफसेट, आई शुड से सेट ऑफ और ऑफसेट कुछ भी बोल लीजिए, मस्ट नॉट ऑफसेट द डिस्काउंट अर्न ऑन द बिल्स डिस्काउंटेड। याद रखिएगा बच्चों, जो आपने डिस्काउंट अर्न किया है और जो आपने इंटरेस्ट पे किया है सेम बिल पे, उसे सेट ऑफ करके नहीं दिखाना है। जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, आपने उसे सेट ऑफ करके या ऑफसेट करके नहीं दिखाना है। बिल्स फॉर कलेक्शन, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कस्टमर का अकाउंट कब क्रेडिट करते हैं। कब क्रेडिट करना चाहिए? आरबीआई ने बोला जब बिल कलेक्ट हो जाए, और जब बिल कलेक्ट हो जाए तब आपको ब्रांच को अपनी इनकम भी रिकॉग्नाइज कर लेनी चाहिए। भारत माता की जय। अब क्या बारी है बच्चों? अब बारी है याद करने की। चले याद करने, जल्दी बोलो, साथ में याद करोगे, जल्दी बोल दो, कम ऑन। सेजल के हो रहा है सर में दर्द। सेजल गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है बेटा। आओ चलो, अब मैं आपको याद कराऊंगा। याद है बच्चों, हमारे याद करने का नया नया स्टाइल हम लोग लेके आए हैं मार्केट में, पहली बार, एकदम ताजा ताजा। क्या बात है? चलो भाई चलते हैं हम लोग उस ऑडिटर के घर पे जो क्या कर रहा था बच्चों, जो क्या कर रहा था मुझे बताओ? जो एडवांसेस का ऑडिट कर रहा था। याद है आप लोगों को? बोल दो हाँ के ना। बोलो 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 बोलो। यस सर याद तो है हमें। अरे मैं कहा इसके स्विमिंग पूल के अंदर पहुंच गया। रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ। चलो वापस चलते। आओ चलो ले चले तुम्हें ऑडिटर के घर में। सारे पॉइंट पहले कल वाले भी रिवाइज करेंगे तभी मजा आएगा। क्या बोलती पब्लिक? कल 17 पॉइंट बच्चों हम लोगों ने याद करे थे। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, कल 17 पॉइंट बच्चों हम लोगों ने याद करे थे। आसमान ही आसमान नजर आ रहा है। जरा नीचे वाले फ्लोर पे आ जाऊं, साइड में आ जाऊं, घर में लेते हैं। पहले तो बाहर से याद है ना बच्चों? सबसे पहले कल हमने क्या ऑडिट करना सीखा था एडवांसेस में? सबसे पहले क्या करोगे? 4 असर्शन, ERCV, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन। चलो बच्चों 4 असर्शन तो हो गई। आगे चलते हैं। चलो, गेट खोलो। ये हम आ गए अंदर, और अब जरा घूम के देखते हैं अपनी इस वॉल के ऊपर। अरे ये अभी भी यही बैठा
बच्चों कौन कौन से पॉइंट्स आ गए थे? बुक्स एंड अकाउंट्स, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स वगैरह आ गए, फिर माइक है, प्रोविजनिंग आ गई, डॉग है, इंटरनल कंट्रोल आ गया, फिर एप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर्स आ गए। याद आ रही है बातें? ऊपर देखो, ऊपर देखो बच्चों, ऊपर देखो, अरे ऊपर देखो, स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट क्या कर रही है? डिस्क्राइब, क्लासिफाइड, डिस्क्लोज्ड, कम ऑन, यस और नो? पॉइंटर सारे याद आ गए हैं। रिवीजन वीडियो मैंने थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, वहां से आप एक्सप्लेनेशन भी कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद बच्चों पता है ये तो सैंपल है, मजा पता है जीवन का कब है? जब आप ऐसे पलटो और आपको भाई साहब इंटरनल कंट्रोल वाले पॉइंट्स भी याद आने लग जाए। मुझे तो सब याद आ रहे हैं। सोफा, क्रेडिट वर्दीनेस, फिर बच्चों इस शेल्फ में क्या रखते हैं? बुक्स। टीवी पे क्या लिखा रहा था? टर्म्स ऑफ सैंक्शन। टीवी और फायरप्लेस के बीच में क्या है? एडिक्वेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। साथ में हो फिर बेटा ऐसी सिक्योरिटीज जिनकी ओनरशिप हमारे पास है। फिर हमारे पास ये सिक्योरिटी थी जिसका रजिस्ट्रेशन होना था, ये साइकिल याद आ रहा है? फिर बच्चों हम लोगों ने बोला कि भाई साहब अरे ये तो वही टेबल है, ये तो वही टेबल है जिसकी पोजीशन बैंक ले गया था, गुड्स इन दी पोजीशन ऑफ द बैंक। याद आ रहा है बेटा? टेबल के नीचे क्या पड़ा है? टेबल के नीचे क्या पड़ा है याद है आप लोगों को? ड्रॉइंग पावर का रजिस्टर। बोल दो हाँ के ना? अच्छा जी, इसके बाद बच्चों घड़ी, घड़ी 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 लिमिट, और ये छोटे बड़े स्टूल इरेगुलर। मम्मी क्या कर रही थी किचन से? रिव्यू। बताइए सारे पॉइंट्स याद है कि नहीं? कम ऑन। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। अब बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग जाएंगे इस ऑडिटर को। हमने सोचा था ये ऑडिटर सिर्फ किसका ऑडिट कर रहा है? हमने सोचा था ये ऑडिटर भैया सिर्फ और सिर्फ ऑडिट कर रहे हैं एडवांसेस का। फर्स्ट फ्लोर पे जाके देखा भाई ये तो इन कर रहा था। और फर्स्ट फ्लोर के बच्चों पहले पहले रूम में ये ऊपर आए हम लोग, और ये देखो ये पहले रूम के अंदर जा रहे हैं। आ गए हम लोग इस रूम के अंदर। आज बच्चों इस रूम के अंदर चलते हैं और जरा यहाँ घूम के देखते हैं कि इस रूम के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। वाओ सर वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ। अभी देखते जाना बच्चों, आप सब कुछ याद होगा। मैं आपको कह रहा हूं ना, सारे पॉइंट्स याद होंगे। इनकम में क्या क्या कंसिडर करना होता है, क्या आप मेरे साथ याद करने के लिए तैयार हैं? जल्दी बोलिए हाँ के ना। कम ऑन एवरीवन, जल्दी बोल दो। यस सर बिल्कुल तैयार हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस रूम को देख के मेरा सबसे बड़ा पता है क्या है? टेबल इज माई कंसर्न। हिल रही है, टेबल इज माई कंसर्न, शेक कर रही है बच्चों। टेबल इज माई कंसर्न, शेक कर रही है। पहला पॉइंट कंसर्न, ऑडिटर्स कंसर्न, ऑडिटर्स कंसर्न आपकी असर्शंस, राइट? टेबल इज माई कंसर्न। लेकिन चिंता मत करो बच्चों, चिंता मत करो। ये जो लैंप है ना, लैंप, ये लैंप आपको देता है डायरेक्शन, आरबीआई डायरेक्शन। लैंप क्या देता है बेटा? डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? आरबीआई डायरेक्शन। और ये जो नोटबुक पड़ी है ये बिल्कुल इसका मटेरियल खराब है। नॉट मटेरियल आइटम्स, नॉट मटेरियल इनकम। हाँ जी, याद रखें बच्चों, हम उस रूम में है जिस रूम में इनकम का ऑडिट होता है। हम उस रूम में है जिस रूम में इनकम का ऑडिट होता है। वहां एक टेबल है जो शेक करती है, दैट इज माय कंसर्न। लेकिन लैंप पड़ा है जो बेटा गाइडलाइंस देता है, डायरेक्शन देता है आरबीआई की तरह। और साथ में बच्चों एक नोटबुक पड़ी है, इसका मटेरियल बिल्कुल भी सही नहीं है। इज दैट क्लियर? लेकिन लैपटॉप देख के सर्टेनिटी आ रही है क्योंकि मैकबुक है। मैकबुक देख के सर्टेनिटी आ रही है बेटा। और आपको बताऊं, मैकबुक देख के सर्टेनिटी तो आ रही है, लेकिन ये जो माउस है ये वायरलेस माउस है, इसमें हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। चलेगा नहीं चलेगा? हाँ जी, इसमें माउस में हमेशा क्या रहती है? कमांड में जल्दी बताइए। अनसर्टेनिटी। आइए सारे पॉइंट्स याद करके बताइए। टेबल, टेबल कीवर्ड कंसर्न, हिल रही है, हिल रही है। अच्छा जी, टेबल के ऊपर लैंप क्या दे रहा है? डायरेक्शन, आरबीआई डायरेक्शन, आरबीआई डायरेक्शन, राइट? जो नोटबुक पड़ी है बेकार मटेरियल, मटेरियल। उसके बाद एक चीज को देख के जो है सर्टेनिटी आ रही है, क्या? मैकबुक, रेवेन्यू सर्टेनिटी। लेकिन माउस को देख के क्या आ रही है? अनसर्टेनिटी। बोलो हाँ के ना? कम ऑन। यहां तक की बातें याद होती है, सारे पॉइंट्स याद होते हैं इनकम के। जल्दी बोल दो। याद ही नहीं बच्चों, परमानेंट याद होंगे, देख लेना, परमानेंट याद होंगे, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। मैं खुद ही बता रहा हूं, कल मैंने एसएम की क्लास ली थी। एसएम की क्लास में जो पॉइंट्स पढ़ाए थे आपको याद नहीं होंगे, लेकिन ऑडिट की क्लास में जो पॉइंट पढ़ाए थे वो सब याद होंगे। ये फर्क है बच्चों मेमोरी टेक्निक्स का। और मेमोरी पैलेस जिससे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस टेक्निक से आप बड़ी बड़ी मेमोरी की चैंपियनशिप देखेंगे ना, लोग बाग 2-2, 3-3 हजार पॉइंट्स रखते हैं, इसी याद रखते हैं इसी तरीके से। और हमारे तो भी 17 ही हुए हैं, 17 में थोड़े बहुत आज और जोड़ देंगे। आ जाओ। क्या इस टेबल पे रखी हुई सारी चीजों से बच्चों आपको कुछ कुछ बातें याद हो गई हैं? मुझे बता दीजिए हाँ के ना। कम ऑन एवरीवन, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। लो जी, अभी बच्चों एक चीज बची है, चेयर। चेयर पे बैठ के तो ऑडिटर सारी रीनेगोशिएशन करता है। चेयर पे बैठ के ही तो ऑडिटर सारी क्या करता है? रीनेगोशिएशन करता है। बोल दो हाँ के ना? कम ऑन। और रीनेगोशिएशन करते करते गिर ना जाए इसलिए उसने मैट बिछा रखा है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। हाँ जी, इसलिए उसने क्या बना रखा है? मैट बिछा रखा है ताकि बेटा क्या बनी रहे? कम ऑन, क्या बनी रहे? जल्दी बताओ। सिक्योरिटी बनी रहे। अब ऑडिटर काम करके थक गया तो उसने
बेड परचेज किया, बिल्स परचेज्ड। उसने क्या परचेज किया? बेड परचेज किया, लेकिन नालायक चादर लाना भूल गया था, तो चादर कलेक्ट करी, बिल्स कलेक्टेड। बेड परचेज किया, बेडशीट कलेक्ट करी, बेड परचेज किया, बेडशीट कलेक्ट करी। क्या बोलती पब्लिक? क्या सारे पॉइंटर्स याद करके आप मुझे बता सकते हो? बिना बिना देखे पहले एक बार रिवाइज कर लेते, फिर देखेंगे हमें कितने पॉइंटर्स जो है याद है। साथ में हो? पहले तो बताओ बेटा हम कौन से फ्लोर पे आए? फर्स्ट फ्लोर पे। जितना रियलिस्टिक बनाओगे उतना मजा आएगा। फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम में किसका ऑडिट चल रहा था? कम ऑन, किसका ऑडिट चल रहा था? इनकम का। मैंने इनकम का ऑडिट करने वाली टेबल देखी, मैंने कहा भाई यही कंसर्न है मेरा, यही इतनी कांप रही है, कंसर्न है बच्चों मेरा। लेकिन टेबल पे रखा था एक लैंप जो क्या देता था? आरबीआई की तरह डायरेक्शन देता था। ऐसी बोलो, आरबीआई की तरह क्या देता था? डायरेक्शन देता था। लैंप के साथ बच्चों पड़ी थी एक कॉपी, बिल्कुल इमटेरियल, बिल्कुल इमटेरियल, राइट। अच्छा जी, उसके बाद पड़ा था मैकबुक प्रो M3। हाँ जी, उससे क्या आ रही थी बच्चों? उससे क्या लग रही थी? सर्टेनिटी। लेकिन उसके साथ में जो घटिया वायरलेस माउस पड़ा था, उससे क्या लग रही थी? अनसर्टेनिटी। और ऑडिटर इसी टेबल पे, इसी चेयर पे बैठ के क्या करता है? नेगोशिएशंस या रीनेगोशिएशन बोल लो। हाँ जी, ऑडिटर इसी चेयर पे बैठ के क्या करता है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। रीनेगोशिएशंस। और रीनेगोशिएशन करते करते गिर ना जाए, सिक्योरिटी के लिए क्या लगा रखा है? मैट। हाँ जी, सिक्योरिटी के लिए क्या लगा रखा है? मैट। जब थक जाता है तो बेटा सोना भी है, इसलिए बेड परचेज्ड बट चद्दर कलेक्टेड, राइट। बेडशीट कलेक्टेड, बेड परचेज, यानी कि बिल परचेज और बिल कलेक्टेड। बताइए बच्चों, क्या आपको सारे पॉइंट्स याद होते हैं? बिना देखे बोल पाओगे अब कि नहीं बोल पाओगे? पक्का बोल दोगे? पक्का 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 आ जाइए। लेकिन याद रखिए बच्चों, सिर्फ पॉइंट याद करने से कुछ नहीं होगा, अंदर की एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। मैं आपको वो भी एक बार रिवीजन वीडियो में बता दूंगा। और इस प्रकार बच्चों हमारा इनकम का ये वाला पोर्शन हो जाता है समाप्त। बताइए, क्या कॉन्फिडेंट हो? बोल हाँ के ना, जल्दी से चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, बता दो मुझे, क्या कॉन्फिडेंट हो? हाँ के ना, जल्दी बता दो। बहुत बढ़िया। जो बाकी बच्चे जो और कुछ लिख रहे हो मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ बेटा, क्योंकि इतना ये सारा होता है। अच्छा, अब जरा चैट रोक दो, अब जरा चैट रोक दो, प्लीज चैट रोक दो, स्टॉप। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, और कोई कंसर्न है आपका अभी जो हमने पढ़ा उसको लेके? कोई कंसर्न है आपका जो भी हमने पढ़ा उसको लेके? अब नो मत लिखो ना, तुम नो लिखते हो, जो कंसर्न लिख रहे हो तो वो भी ऊपर, सिर्फ वही लिखे जिनको कुछ परेशानी है। यस नो वाले बच्चे कुछ ना लिखे। चलिए मैं चैट ऑफ करके कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं। अगर रेवेन्यू रिकग्निशन एज पर AS 9 और गाइडलाइंस फ्रॉम आरबीआई के बीच में कंफ्लिक्ट आ जाएगा तो हम आरबीआई को फॉलो करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट चेक दी इंटरेस्ट अर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर ने CBS पहले ही चेक कर लिया होगा जो एंट्रीज जनरेट करता है। क्या बेटा, क्या बात बोल दी आपने? आप ये कह रहे हो कि इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिया तो टेस्ट ऑफ डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? उसने CBS चेक कर लिया होगा, फिर भी बेटा वो कुछ ना कुछ एंट्रीज को उठा के तो टेस्ट चेक जरूर करेगा। डन? बोल दो हाँ के ना, कम ऑन दीजिए। सर अक्षत भाई, ये हम एग्जाम के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक ICAI ने नहीं दे रखा है सिलेबस में, वो एग्जाम के बाद बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ बैंक में विजिट करके आएंगे और बैंक वालों से पूछेंगे, नहीं बताओ, अब हम जाएंगे नहीं क्योंकि हम एग्जाम दे के आ गए, हम फ्री हैं। ओके, चलिए और बताइए, कोई डाउट? सिर्फ डाउट्स लिखिएगा और कुछ मत लिखिएगा। CBS का फुल फॉर्म क्या है? कोर बैंकिंग सिस्टम। बेटा आ जाओ। रीनेगोशिएशन का क्या मेमोरी है? अरे चेयर पे बैठ के रीनेगोशिएशन करता था, चेयर पे बैठ के प्रिया, चेयर पे बैठ के, और गिर ना जाए इसलिए सिक्योरिटी के लिए क्या लगा रखा था उसने? मैट लगा रखा था। सिक्योरिटी बोले तो एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटी। अच्छा जी सर, रीनेगोशिएशन का कंटेंट एक बार बता दो। अभी कंटेंट एक बार सारा दोबारा बता दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। क्लियर है यहां तक मामला? बिल्कुल एग्जाम लेवल की तैयारी बच्चों, बिल्कुल एग्जाम लेवल की तैयारी। आ जाओ, अब मैं आपको एक बार सब कुछ रिवाइज करा देता हूं विद प्रॉपर कंटेंट एंड मेमोरी टेक्निक, सब कुछ मिक्स करके, ताकि आपको ये वीडियो दे सकूं और आप एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंट होकर जा सके। ICAI जितना मर्जी सिलेबस बढ़ा ले, हम हार मानने वाले हैं क्या? मुझे बताओ। नहीं, नहीं मतलब नहीं, राइट। बैंक ऑडिट बच्चों, बैंक ऑडिट मैं आपको कैसे समझाऊं? लॉटरी है, लॉटरी। मैं इतनी एफर्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब इससे क्वेश्चन आएगा ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, उसमें पूरे नंबर मिलेंगे। इससे आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। चैप्टर 3 से, चैप्टर 4 से ये आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसका कोई सर पैर नहीं होगा। बैंक ऑडिट से क्या आड़ा टेढ़ा पूछोगे? बैंक ऑडिट में तो आपको वही पूछना पड़ेगा जो आपकी किताब में लिखा है, क्योंकि आपको भी कुछ नहीं पता है। आप भी सिर्फ आरबीआई की डायरेक्शन और सर्कुलर और गाइडलाइंस पे टिके हुए हो, और वो हम पढ़ के जाएंगे जो आप हमें बता दोगे। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो बोल दो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, मेरे साथ साथ कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहेंगे और एक बार जल्दी से रिवाइज जो है वो कर लेंगे। आ जाइए जरा, एवरीवन एवरीवन लेट्स गो टू अवर नोट्स एंड रिवाइज इट वंस मोर एंड देन वी विल क्लोज इट। चलो आ जाओ।